हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का भाग नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वार्षिक हिसाब, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा और आप सभी को अच्छे से सवाल समझ में भी आ गया होगा। चलो हम चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 10। लव और कुश, कस नहीं है यहां पर, ये कुश है, ठीक है। आपको बता दे, लव और कुश, ठीक है। लव और कुश एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार हैं। वह 60% लाभ 3:2 के प्रमाण में और शेष भाग 2:1 के प्रमाण में बांटते हैं। याद रखना, वह 60% लाभ 3:2 और बाकी 2:1। यानी ये जो लाभ है ना, इसकी कहानी जानो। ये जो लाभ है ना, ये वितरण पात्र लाभ है। कौन सा लाभ है? वितरण पात्र लाभ। यानी जो तुम्हारे सवाल में वितरण पात्र लाभ निकलेगा ना, उसको 60 और जो शेष बचेगा, शेष यानी कितना बचेगा? 40। यानी 60 और 40% में उसको डिवाइड करके 60 को 3:2 में बांट देंगे और 40 को 2:1 में बांट के फिर जो भी जोड़ घटाव करना होगा वो करके हम आंसर लाएंगे। ये बात की बात है। वो तो जब वितरण पात्र लाभ निकलेगा तो मैं तुमको बताऊंगा कैसे उसका गणना करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है उसको जानते हैं। निम्न दिए गए पेढ़ी के तारीख 31/3/17 के रोज सकल तलपट और समायोजन पर से पेढ़ी का लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का चालू खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करो। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो हमारा सवाल है इसमें क्लियर बोल दिया है कि लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का चालू खाता और आर्थिक चिट्ठा यही तैयार करना है। ओके, यानी जो दिया है वही खाता अपने को बनाना है, ठीक है। यानी चालू खाता दिया है तो पूंजी खाता बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। और इसने बोला है लाभ हानि वितरण खाता, यानी लाभ हानि खाता नहीं बनाना है, व्यापार खाता नहीं बनाना है, ठीक है। तो लाभ हानि खाता नहीं बनाना है तो लाभ हानि खाते का आंसर तो दिया ही गया होगा, ठीक है। देख लो, ये रहा लाभ हानि खाता, 80,000 दिया है ना, इसलिए लाभ हानि खाता नहीं बनेगा। और व्यापार खाता इसमें नहीं बनेगा, एक भी एंट्री व्यापार खाते में इसमें नहीं आएगी। तो लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का चालू खाता यानी पूंजी खाता नहीं बनेगा, फिर भी हम पूंजी खाता बना के उसमें जो एंट्री पूंजी की आने वाली है शेष आगे लाए वो लिख देंगे। बाकी जितनी भी एंट्री पूंजी खाते के उधार में आएगी वे सब चालू खाते के उधार में जाएगी, और जितनी भी एंट्री पूंजी खाते के जमा में जाएगी वे सब अब चालू खाते के जमा में जाएगी। टेंशन नहीं लेने का। पूंजी के उधार की एंट्री चालू खाते के उधार में, पूंजी खाते के जमा की एंट्री चालू खाते के जमा में, सिर्फ एक एंट्री को छोड़ के शेष आगे लाए ये पूंजी खाते में ही आएगा, बाकी सभी एंट्रियां चालू खाते में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खाता अपने कौन कौन सा बनाना है देख लो आप। ये देखो आप, पहले हमारा है लाभ हानि वितरण खाता, फिर मैंने पूंजी खाता बना दिया, ठीक है। फिर साझेदारों का चालू खाता और लास्ट में क्या बनेगा हमारा? पक्की तलपट। चलो स्टार्ट करेंगे सवाल हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम समायोजन टिक कर लेते हैं। क्या टिक कर लेते हैं? समायोजन। अब सवाल में चेक करो, सवाल में कोई समायोजन है? गुप्त समायोजन कहीं नहीं है, ठीक है। सवाल में कहीं नहीं है। चलो अब देखो, बाहर का पूंजी पर 6%, आहरण पर 10% ब्याज, ये तो डायरेक्टली हम ब्याज गिन देंगे, इस पर टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर 10% की दर से ब्याज गिनो, ये भी हम डायरेक्ट गिन देंगे, यहाँ पे कोई टिक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ को मासिक 1800 की दर से क्या करना है? वेतन चुकाना बाकी है। तो इसमें क्या करेंगे? कुछ का जो वेतन है उसमें गणना करेंगे और जो भी चुकाना बाकी हो पूंजी दायित्व में उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ भी कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं है। उपयुक्त समायोजन लिखने के बाद जो भी लाभ बचेगा उस पर कुछ को 10% कमीशन देना, यानी यहाँ कुछ टिक करने जैसा नहीं है, डायरेक्टली समायोजन हम सॉल्व ही करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री स्टार्ट करते हैं। लव की पूंजी आहरण, ठीक है। अब लव की पूंजी आहरण और यहाँ पर दिया है कुश की पूंजी आहरण, ठीक है। सबसे पहले जो पूंजी है ना वो जमा बाकी होती है, यानी लव की पूंजी कितनी होगी? 1,20,000 और कुश की पूंजी कितनी होगी? 80,000। ये पूंजी खाते में ही जाएगा। पूंजी खाता जो मैंने बनाया है ना, देख रहे हो,
1,4,16 शेष आगे लाए, लौ की पूंजी 1,20,000, कुछ की पूंजी 80,000। यही सिर्फ एक एंट्री पूंजी खाते में आएगी, बाकी सभी एंट्रियां चालू खाते में जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको आप देखो ध्यान से कि यही टोटल 1,20 लिख दो, यही 80 लिख दो, यही 1,20 लिख दो, यही 80 लिख दो, और कुछ भी नहीं है घटाने को, तो सेम टू सेम यही लिख दो। और ये हो गया शेष आगे ले गए, और तारीख कितनी आएगी तुम्हारी? 31/3/17। अब पूंजी खाता तुम्हारा पूरा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आहरण लिखना है। तो आहरण की बाकी उधार, तो भाई लौ का आहरण कितना है? 40,000, और कुछ का आहरण कितना है? 12,000। तो आहरण कहाँ आता है? पूंजी खाते के उधार में, लेकिन आज चालू खाता बना है तो इसको चालू खाते के उधार में हम लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? चालू खाते के उधार में। ये रहा चालू खाता। ठीक है, ये देखो 31/3/17 आहरण। लौ का आहरण कितना है? 40,000 और इसका 12,000। ठीक है, चेक कर लो फिर से, देखो लौ का 40,000, इसका 12,000। तो पूंजी खाते में नहीं एंट्री करेंगे, चालू खाते के उधार में करेंगे। आहरण लौ का 40,000 और कुछ का 12,000। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चालू खाता है भैया, चालू खाता लौ और कुछ दोनों का दिया है ना। अब लौ का जो है रकम ना, वो चालू खाता कहाँ दिया है? जमा में। यानी लौ का चालू खाते की जमा बाकी 8,000 है। ठीक है, देखो यहाँ पे लौ का कहाँ दिया है? जमा में 8,000। तो करना कुछ नहीं है, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, चालू खाता में चले जाने का, और 1,4,16 शेष आगे लाए, और लौ में कितना लिख देने का? 8,000। कहाँ मैंने लिखा? जमा में, क्योंकि लौ की बाकी कहाँ है? जमा में है। ठीक है, अब कुछ जो है ना बेटा, कुछ 12,000 उधार में है। कहाँ है? उधार में। तो चालू खाते के उधार में जाएंगे, और क्या लिखेंगे हम बेटा? 1,4,16 शेष आगे लाए, और कुछ में कितना लिख देंगे? 12,000। अब आप बोलोगे सर जमा उधार दोनों में शेष आगे लाए लिखा। जी हाँ, चालू खाते की बाकी उधार भी होती है और चालू खाते की बाकी जमा भी होती है। ठीक है, लौ का बाकी जमा में 8,000 था, तो चालू खाते के जमा में जाके 1,4,16 शेष आगे लाए, लौ में 8,000, और कुछ का बाकी जो था वो क्या बोलते हैं, उधार में था 12,000। तो उधार अपने उधार साइड में जाएंगे, और 1,4,16 शेष आगे लाए, और कुछ के कोष्टक में 12,000 लिख देंगे। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो बेटा, लाभ हानि खाता कितना दिया है? 80,000, और 80,000 कहाँ दिया है? जमा में दिया है। जमा का मतलब है लाभ हानि खाता का जमा बाकी। तो लाभ हानि खाते का जमा बाकी का मतलब होता है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ लाभ हानि खाते के उधार में निकलता है, तो ये शुद्ध लाभ लाभ हानि वितरण के कहाँ जाएगा? जमा में। तो लाभ हानि वितरण के जमा में जाके शुद्ध लाभ लिख दो, और 80,000 शुद्ध लाभ है, ये मैंने लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, स्टॉक 31/3/17 मतलब अंतिम स्टॉक है। तो अंतिम स्टॉक 31/30/17 पक्की तलपट के संपत्ति लेना में जाएंगे, अंतिम स्टॉक और 72,000, इसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है? चलो, अंतिम स्टॉक 72 लिख दिया। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 3200। अग्रिम चुकाया मतलब संपत्ति, याद रखना, अग्रिम चुकाया मतलब संपत्ति, यानी यही पूर्वदत्त। पूर्वदत्त यानी अग्रिम चुकाया। कितना है बेटा? 3200। संपत्ति लेना में इसकी एंट्री मैंने कर दिया। ओके, आगे चलते हैं। मकान कहाँ आएगा? 1,60,000, ये संपत्ति है, मकान संपत्ति है। ठीक है, तो संपत्ति लेना में जाएंगे और मकान लिख देंगे। ठीक है भैया, संपत्ति लेना में जाते हैं और मकान लिख देते हैं। मकान कितना है? 1,60,000। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब बेटा देनदार और लेनदार है, तो देनदार संपत्ति लेना में आता है और लेनदार दायित्व में आता है। तो देनदार का रकम कौन सा होगा? उधार वाला, यानी देनदार 80,000 है और लेनदार कितना है? 28,000। अब कुछ करना नहीं है, संपत्ति लेना में जाने का। अब देखो, देनदार कितना है? 80,000। कितना है? 80,000। मैंने 80,000 लिख दिया, और लेनदार कितना है? 28,000। अब आप बोलोगे सर देनदार का रकम इधर बाहर क्यों नहीं निकाला? बेटा बाहर नहीं निकाला, उसका एक रीजन है, मैं आपको बता रहा हूं कि समायोजन में तो देनदार पे कोई गणना नहीं करना है, लेकिन तुम्हारे सवाल में ही डूबत ऋण अनामत दिया है। डूबत ऋण अनामत सतह, मैंने आपको पहले ही बोला देनदार में से सब कुछ घटता है, तो ये सवाल में ही घुसा हुआ है डूबत ऋण अनामत। इसको देनदार में से अभी कभी घटा देते हैं। ये डूबत ऋण अनामत कितना है? 800। इसको देनदार में से अभी कभी घटा देते हैं, इसलिए देनदार का रकम बेटा मैंने 80,000 यहाँ लिखा, माइनस डूबत ऋण अनामत। राइट ना, यहाँ स है, स नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा सत। क्या आएगा? यहाँ आएगा स त, यानी डूबत अनामत स त। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो ये 800 घटा दो। ठीक है, 80,000 में से, ठीक है, 8,000 है क्या? डूबत अनामत स त कितना है देख लूँ पहले। थोड़ी सी गलती हो गई।
डूबत ऋण अनामत जो तुम्हारा है, डूबत ऋण अनामत ये तुम्हारा 8,000 है। कितना है? 8,000। 800 नहीं, 8,000 है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कर दिया, 8,000 घटा दिया, 80 में से 8 घटा दिया तो 72। आपको समझ में आ गया होगा मैंने 80,000 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि सवाल में ही डूबत ऋण अनामत था। बाहर होता तो एक बार टिक मार देता, अंदर ही था भाई, टिक नहीं मार पाया, लेकिन दिमाग में बैठ गया, मैं यहाँ आपको बता दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और एंट्री करते हैं हम। रोकड़ और बैंक शेष। अब रकम दोनों तरफ दिया है, ठीक है, तो रोकड़ और बैंक शेष में क्या होगा, जो उधार वाला होगा रोकड़ शेष होगा, और जो जमा वाला होगा वो बीओडी बैंक ओवर ड्राफ्ट होगा, याद रखना। तो ये 4800 ये रोकड़ शेष है, और 20,000 क्या है, बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो रोकड़ शेष कहाँ आएगा, संपत्ति लेना में, तो रोकड़ शेष संपत्ति लेना 4800, और जो 20,000 है वो बीओडी है, बैंक की जमा बाकी अर्थात बीओडी बैंक ओवर ड्राफ्ट 20,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं भाई, देनी हुंडी। अब देनी हुंडी ये 14,000 जमा में है। जमा का मतलब है दायित्व, ले बोले तो देनदार, अरे सॉरी, ले बोले तो देनी हुंडी, लेनदार बोले तो देनी हुंडी। तो देनी हुंडी क्या होता है, तुम्हारा दायित्व होता है। तो दायित्व में जाएंगे, देनी हुंडी लिख देंगे, और 14,000 रुपए भी लिख देंगे। चलो समझ में आ रहा होगा आपको। फिर गिरवी और बंधक लोन 1,00,000। भाई लोन क्या है, दायित्व है, तो दायित्व में जाके क्या करेंगे, गिरवी लोन हम लिख देंगे 1,00,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, ख्याति, ओके 40,000। ख्याति क्या है तुम्हारा, ख्याति संपत्ति है, तो संपत्ति लेना में जाएंगे, ख्याति और 40,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा, चुकाना बाकी मजदूरी। चुकाना बाकी मजदूरी अर्थात क्या होता है, दायित्व। क्या होता है, दायित्व। अब दायित्व में जाएंगे, और यही अदत्त मजदूरी को चुकाना बाकी मजदूरी बोलते हैं, 2800 अदत्त मजदूरी यानी चुकाना बाकी मजदूरी। ठीक है, लिख दिया, तुम्हारा कितना, 2800। फिर मिलना बाकी भाड़ा 1600। मिलना बाकी का मतलब है संपत्ति, मिलना बाकी मतलब संपत्ति, तो भाड़ा मिलना बाकी है, उसको क्या बोलेंगे, अप्राप्त भाड़ा, या आप मिलना बाकी भाड़ा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्राप्त भाड़ा लिखो, मिलना बाकी भाड़ा लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। 1600 लिख दिया, मिलना बाकी भाड़ा तुम्हारा 1600 है। ठीक है, ओके, ये देखो 1600 है, राइट ना। अब क्या है, अग्रिम प्राप्त कमीशन ये 800। ठीक है, अग्रिम प्राप्त का मतलब है एडवांस, आपको कमीशन क्या मिल गया है, एडवांस। तो अग्रिम प्राप्त कमीशन आपको एडवांस मिल गया है, तो उसको बोलेंगे दायित्व, क्योंकि एडवांस यानी चुकाना तो पड़ेगा। याद रखना, अग्रिम प्राप्त को पेशगी प्राप्त भी बोलते हैं, अग्रिम प्राप्त को पेशगी प्राप्त, अग्रिम प्राप्त बोले या पेशगी प्राप्त बोले, उसको उधार में पूंजी दायित्व में लिख देंगे। तो अग्रिम प्राप्त कमीशन 800 लिख दिया। ठीक है, अब पेटेंट्स है, पेटेंट्स 12,000 है, और फर्नीचर कितना है, 24,000, दोनों संपत्ति है। तो पेटेंट्स और फर्नीचर दोनों मैंने संपत्ति लेना में लिख दिया। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा एंट्री क्या हो गया बच्चों, पूरा हो गया। एंट्री पूरा हो गया। अब हम चलेंगे समायोजन पे। समायोजन में सबसे पहले पूंजी पर 6% ब्याज गिनना है। तो आपको अच्छे से पता है कि पूंजी पर ब्याज हम पूंजी खाते के यहाँ नीचे गिनते हैं। बड़ा चालू खाता बना है, तो पूंजी खाते के जमा में ना ब्याज गिन के इस ब्याज को हम कहाँ गिनेंगे, इस ब्याज को हम गिनेंगे चालू खाते के जमा में। ठीक है, और तारीख तुम्हारी क्या होगी, 31/3/17। याद रखना 1/4/16, 1/4/16, बाकी सब जगह तुम्हारा कौन सी तारीख आएगी, सब जगह तुम्हारी 31/3/17, हर जगह क्या आएगा, 31/3/17 ही आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज गिनना है, तो पूंजी पर ब्याज कितना टका गिनना है भैया, 6% गिनना है। ओके, और तुम्हारे सवाल की पूंजी कितनी है, 1,20,000। 1,20,000 का 6% निकलेगा 7200, और दूसरी है 80,000। 80,000 का 6% निकलेगा 4800। तो पूंजी पर ब्याज मैंने गिन दिया 7200 और 4800। अब ये जमा में आया, तो लाभ हानि वितरण के कहाँ जाएगा, उधार में जाएगा। तो ये लाभ हानि वितरण के उधार में जाओ, ये रहा लाभ हानि वितरण खाता, उधार में पूंजी पर ब्याज एल और के, इसका 7200, इसका 4800, और जोड़ दिया तो 12,000 निकला। चलो भाई, पूंजी पर ब्याज तो हमने गिन दिया। अब किस पर ब्याज हमें गिनना है, अब हमें गिनना है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज कितना गिनना है, 10%। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो। ठीक है, ये 1/4/16 शेष आगे लाए। ठीक है, ये 12,000 यही आहरण है। ठीक है, अब इसी आहरण पर क्या गिनना है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी गलती हो गई, ये चालू खाते की बाकी आहरण ये रहा, आहरण ये रहा,
40,000 और 12,000 और आहरण पर ब्याज गिनना है, ठीक है, 10% गिनना है। तो 40,000 का 10% कितना हुआ 400 और 12,000 का 10% कितना हुआ 1200। तो आहरण पर ब्याज 400 और 1200 आया। तो ये उधार में है, तो ये लाभ हानि वितरण के कहाँ जाएगा, जमा में। ये रहा आहरण पर ब्याज एल और के, एल का 4,000, के का 1200 जोड़ दिया तो कितना आया बच्चों 5200 आया, ठीक है। पहला समायोजन तो तुम्हारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया भैया, क्या हो गया कंप्लीट। दूसरा, चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर 10% की दर से ब्याज गिनो। अब ध्यान से समझो, ये भी आसान है। चालू खाते में घुसो, देखो ये रहा 1,4,16 शेष आगे लाए, ये रहा प्रारंभिक बाकी 12,000, तो इसी पे ब्याज गिन लो, किसी पे क्या गिन लो ब्याज, ठीक है। जैसे ये देखो चालू खाते का ब्याज, तो यही जो 12,000 है ना, यही इसी 12,000 पर क्या 10% ब्याज गिन लो, तो कितना ब्याज हो गया 1200, ठीक है। अब इधर भी है, देखो इधर भी तुम्हारा शेष आगे लाए आहरण है ये 8,000 और इसका भी चालू खाते का ब्याज 8,000 का 10% गिन लो तो कितना आएगा 800। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके सवाल में क्या बोला है कि चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर 10% ब्याज गिनो, तो यहाँ चालू खाते की दो प्रारंभिक बाकी है। पहला ये शेष आगे लाए, ये चालू खाते की प्रारंभिक, चालू खाता है तो चालू खाते की प्रारंभिक बाकी यही है। शेष आगे लाए कितना है के का 12,000, तो इस पे चालू खाते का ब्याज कितना हुआ 12,000 का 10% कितना हुआ 1200 और यहाँ पर शेष आगे लाए लौ का कितना है 8,000, तो चालू खाते का ब्याज कितना निकलेगा 8,000 का 10% कितना निकलेगा 800। अब इसकी क्रॉस एंट्री, अब ये देखो लौ का जो चालू खाता का ब्याज 800 जमा में है वो उधार में जाएगा और ये के का जो चालू खाता का ब्याज 1200 जो उधार में है वो जमा में जाएगा। समझ में आया ना। देखो एल के चालू खाते का ब्याज 800 जो जमा में था उधार में आया और के चालू खाते के ब्याज जो उधार में था 1200 ये कहाँ आ गया जमा में आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा दूसरा समायोजन पूरा हो गया। कुछ को मासिक 1800 की दर से वेतन चुकाना बाकी है ना। अब कुछ को मासिक, मासिक यानी महीना कितना होता है 12, यानी 1800 को 12 से क्या कर देने का गुणा दे देने का, क्या कर देने का गुणा। अब कैसे निकलेगा इसको आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। जैसे देखो साझेदारों का वेतन, साझेदारों का बोनस, साझेदारों का कमीशन, ये सब कहाँ आता है लाभ हानि वितरण के उधार में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो के का वेतन है ना, अब 21,600 कैसे आया है वो चीज़ को आप समझ जाइए। 21,600 कैसे आया है समझ जाइए वो चीज़ को। तो ये जैसे 1800 है और मासिक यानी गुणे 12, यानी 1800 का 1200 गुणा कर देंगे ना तो 21,600 रुपये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा के का वेतन। अब ये लाभ हानि वितरण के उधार में लिखे हो इसको पूंजी खाते चालू खाते के जमा में लिख दो। ये रहा वेतन वही 1800 गुणे 12 21,600, ठीक है। आगे आपको समझ में ये भी राइट। आगे देखते हैं। उपयुक्त समायोजन लिखने के बाद बढ़ते लाभ पर कुछ को 10% कमीशन देना, यही मोस्ट आईएमपी है। जो लाभ बढ़ेगा उसी पे कुछ को 10% कमीशन देना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो इसको अपने सोल्व करने का तरीका है, ध्यान से देखो। पहले ये देखो 80,000 5200 1200 ये सबको जोड़ दो तो कितना आया 86,400, यही 86,400 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब ये 86,400 में से बेटा 86,400 में से आपको क्या करना है 12,800 21,600 इसको घटाना है। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, 86,400 में से आपको 12,800 और 21,000 घटाना है, 21,600 घटाना है। अगर घटाओगे तो आपको 52,000 मिलेगा। कितना मिलेगा 52,000। तो यही लाभ है और इसी लाभ पे कुछ को 10% कमीशन देना है। तो मान लो कि ये 86,400 में से ये तीनों घटाएंगे तो 52,000 आया, उसी 52,000 में 10% कमीशन दे दो के का कमीशन। तो शायद कमीशन है लाभ हानि वितरण के उधार में लिख देंगे तो 52,000 का 10% यानी कमीशन कितना आया 5200। एक कमीशन की एंट्री उधार में है तो चालू खाते की कहाँ जाएगी जमा में, कमीशन और कुछ में कितना लिख दो 5200, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको फिर से इसी 86,400 में से अब 12,800 21,600 और 5200 घटाना है तो 46,800 आएगा। ये वितरण पात्र लाभ होगा। क्या होगा ये वितरण पात्र लाभ। अब इस वितरण पात्र लाभ को कैसे बांटना है ये कहानी ऊपर है, यही कहानी 60% और शेष भाग वाली। तो इसको मैंने अच्छे से सोल्व कर दिया है, ध्यान से समझो। पहले आपका वितरण पात्र लाभ कितना आया है ये समझ जाओ कि 46,800 आया है। अब इसकी गणना मैंने की है, देखो गणना वितरण पात्र लाभ तुम्हारा कितना है 46,800। अब इसमें एक तरफ 60% हो गया और शेष यानी दूसरी तरफ 40%। 60% को 3:2 में बांटना है और 40% को 2:1 में बांटना है, ठीक है। तो 46,800 का 60% 28,080 होगा और 46,800 का 40% 18,270 होगा। अब 28,080 को 3:2 में बांटोगे तो लव को मिलेगा 16,848
और के को मिलेगा 11,232। और 18,270 को 2 1 में बांटोगे तो लौ को मिलेगा 12,480 और के को मिलेगा 62,40। अब देखो ध्यान से क्या होगा, लौ का कितना निकलेगा, तो लौ का एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों को जोड़ दो तो लौ का निकल गया 29,328। और के में इसको और इसको जोड़ दो तो इनका निकलेगा 17,472। अगर इनको जोड़ते हो तो 46,800 आता है। तो वितरण पात्र लाभ ऐसे ही बांटना है, 29,328, 17,472, ये तुम्हारा वितरण पात्र लाभ हो गया। ठीक है, देखो 29,328, 17,472 एल और के का हो गया। इस तरह से वितरण पात्र लाभ जो तुम्हारा आया है वह चालू खाते के कहाँ आ जाएगा, जमा में। देखो ये जमा में मैंने लिख दिया। अब टोटल मार दो यहाँ पर, यही टोटल यहाँ लिख दो। ठीक है, उसमें से क्या करना है, सब घटा दो। ये सब घटाओगे तो ये आएगा अंतर, और इसमें से ये सब घटाओगे तो ये आएगा शेष आगे ले गए 31,317 चालू खाते की बाकी है। ठीक है, शेष आगे ले गए। ओके, तो ध्यान से समझो। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि चालू खाते में बहुत आईएमपी चीज है। अगर चालू खाते में इधर शेष आगे ले गए निकले तो पूंजी दायित्व में आएगा, और अगर इधर निकले तो संपत्ति, यानी टेंशन नहीं, मानी इधर निकले तो इधर आएगा और इधर निकले तो इधर आएगा। ठीक है, तो ये शेष आगे ले गए 1328 और 22,672, ये आपका चालू खाता इधर ही आएगा 1328 और ये 22,672 और ये 24,000 हो गया। और ये जो शेष आगे ले गए निकला है, ये दोनों पूंजी, ये भी पूंजी आपका पक्की तलपट में ही पूंजी में एल का 120 और के का 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा का पूरा एंट्री हो गया भाई। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 1 60 40 12 24 72,000 72,000 3200 4800 1600 को जोड़ेंगे तो 3,89,600 आएगा। और यहाँ पर देखो 2,24,000 28,000 20,000 14,000 1,00,000 2800 और 800 को जोड़ेंगे तो 3,89,600 3,89,600। इसी के साथ हमारा सवाल होता है पूरा। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी पाड़ सकते हो, मैं आप उस तरह से बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट पाड़ के आप अपना होमवर्क भी कर सकते हो। राइट, ये तुम्हारा है लाभ हानि वितरण खाता। ठीक है, राइट। उसके बाद ये तुम्हारा है साझेदारों का पूंजी खाता, और ये तुम्हारा है साझेदारों का चालू खाता। राइट, और उसके बाद ये तुम्हारा है पक्की तलपट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, इससे आप लोग को ही फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या मेहनत करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।